So good evening all. Today's topic is क्या एनसीईआरटी फिज़िक्स 11-12 की जो एनसीईआरटी फिज़िक्स की किताब आती है 11th एंड 12th की, क्या ये एक्चुअली में ये बुक जो है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आईआईटी जेईई के लिए, नीट के लिए या इवन नेशनल लेवल सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए, या इनफैक्ट अभी एक नया इंट्रोड्यूस्ड हुआ है सीयूईटी, क्या मतलब इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक्चुअली में यूज़फुल हो सकती है? क्या एनसीईआरटी की बुक यूज़फुल है? पॉइंट यही है। तो हमें पता है कि 11th की जो एनसीईआरटी की बुक है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ठीक है, एंड 12th की भी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में डिवाइडेड है। वॉल्यूम 1 जो 11th की है इसमें बेसिकली आपका मैकेनिक्स का पोर्शन आता है, वॉल्यूम 2 में आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स और आपका थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन, और बाकी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और फ्लूइड्स, ये सारे पोर्शन कवर होता है। उसी तरीके से आपका जो 12th का जो वॉल्यूम 1 है, 12th का जो वॉल्यूम 1 है इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पूरा कवर हो जाता है, ठीक है, और वॉल्यूम 2 में आपका बेसिकली ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स कवर हो जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पे ये 4 जो बुक्स आते हैं यही आप इसी टाइप के, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड जो बुक्स होते हैं वो भी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, मैकेनिक्स के 2-2 वॉल्यूम्स बना लेते हैं जनरली ये लोग, मैकेनिक्स के 2 वॉल्यूम्स बना लेते हैं, फिर ऑसिलेशन वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स का 1 वॉल्यूम है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के 1-2 वॉल्यूम्स है, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का 1 वॉल्यूम है, ठीक है। मोटा मोटी तौर पे कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है। अभी फिर पॉइंट ये है कि इसकी थ्योरी कैसी है, हाउ इज़ द थ्योरी ऑफ दैट, हाउ वेल इज़ द थ्योरी। तो लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी पार्ट। इसकी थ्योरी कैसी है? टू बी वेरी फ्रैंक, इसकी जो थ्योरी है, ठीक है, डिटेल्ड नहीं है, इट इज़ नॉट डिटेल्ड, ठीक है। दूसरी बात, इसकी थ्योरी बहुत ही क्रिस्प है, क्रिस्प, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, और डिटेल्ड थ्योरी इसकी नहीं होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ज़्यादातर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा नहीं है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी इसमें नहीं है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल से क्या होगा कि आप लोग को अगर कोई एक डिटेल्ड थ्योरी पढ़ा दी तो उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू ही पता चलेगा ना। ऐसे आपके पास थोड़ी, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये दिमाग कहाँ से आएगा कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो वो चीज़ तो आपको बिना सॉल्व्ड एग्जाम्पल के पता चल नहीं सकता। तो इसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा नहीं है, हार्डली मतलब 9-10 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं पर चैप्टर, विच इज़ नॉट सफिशिएंट। प्लस ये डिटेल्ड तो है नहीं बिल्कुल, एक मतलब एक टाइप की ऐसी है कि ये समरी बुक सॉर्ट ऑफ आप समझ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है दैट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स आर मिसिंग, lot of important topics which require in-depth theory they are missing, ये मिसिंग है। हवा में उड़ा दिया है, इधर से उधर ऐसे लिया उड़ा दिया, इधर से लिया उड़ा दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुक ही देख लोगे, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें 2-3 का खाली दिया गया है, बाकी है तो करीबन 7-8 अलग अलग टाइप के केसेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, वो सब उड़ा दिया। हमारे पास एक हमारे चैनल पर यूट्यूब पे वीडियो है डाइपोल के बारे में, डाइपोल पूरा ही मैंने कवर कर रखा है उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाइपोल पूरी तरीके से कवर्ड है उसमें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होता है डाइपोल के, वैसे फील्ड कैसे होता है, टॉर्क कैसे होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत अच्छे से मतलब हमारे इसमें एक्सप्लेन्ड है। लेकिन ये चीज़ तो मतलब एनसीईआरटी में पूरी तरीके से मिसिंग है, मतलब ज़्यादा नहीं, ऊपर से खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर नीचे से दे रखा है बस,
बस काफ़ी है। तो मुझे ये लगता है कि इसमें ना थ्योरी डिटेल्ड में है, तो बच्चे को फिर एक बेसिक लेवल अगर किसी को जानना हो कि भाई ये टॉपिक है क्या एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन है, तो इसमें लॉज ऑफ मोशन में एग्जैक्टली कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे फ्रिक्शन का टॉपिक है तो फ्रिक्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फ्रिक्शन में क्या क्या केसेस आ सकते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे। एक दो क्वेश्चंस इसमें नो डाउट सॉल्व एग्जांपल्स के एक दो टॉपिक्स अच्छे हैं, कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं, एक दो सॉल्व एग्जांपल्स हर एक चैप्टर से, एक दो सॉल्व एग्जांपल्स आउट ऑफ 10, एक आध या इक्के दुक्के सॉल्व एग्जांपल्स ठीक ठाक है, बाकी सब एवरेज है। अब आते हैं हम लोग इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे। अभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर हम लोग आ रहे हैं, तो अब एक्सरसाइज पे देखते हैं। एक्सरसाइज पे ऑन एन एवरेज आप देखेंगे कि जो बेसिक जो टेक्स्ट एक्सरसाइज होते हैं उसमें आपके करीबन 20 क्वेश्चंस रहते हैं पर चैप्टर, ठीक है, और थोड़ा सा एक एडिशनल एक्सरसाइज जिसको कहते हैं एडिशनल एक्सरसाइज में करीबन 5 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं पर चैप्टर, ठीक है। अभी ये जो 20 क्वेश्चंस है अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, एक्सट्रीमली बेसिक, ठीक है, बहुत ही बेसिक, वेरी बेसिक कह सकते हो आप इसको। तो ये आपके एक्चुअली वो उसको इनबिल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी नहीं है, आपको फिज़िक्स की जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एडिशनल एक्सरसाइजेस के एक दो 5-10 क्वेश्चन है, तो इसमें से आप मान के चल सकते हो कि आउट ऑफ 5 to 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आर गुड और इवन मतलब कि इक्के दुक्के क्वेश्चंस आपको जेई लेवल के मिल जाएंगे, नीट लेवल और जेई लेवल के, ठीक है, मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चंस तो हर चैप्टर से मिल जाएगा, बट क्या ये सफिशिएंट है, मतलब कि अगर मान लो कि हर एक चैप्टर से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं या 3 क्वेश्चन ही ऐसा है पूरे चैप्टर में, पूरे मतलब चैप्टर में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन, एक सॉल्व एग्जाम्पल और 2-3 क्वेश्चन आपके एडिशनल एक्सरसाइज के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बाकी तो है ही नहीं। पहली बात थ्योरी नहीं है, तो एक बच्चा अगर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देख रहा है, ट्राई कर रहा है, ऑब्वियसली एवरीवन विल ट्राई फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई सिर्फ बोर्ड्स के लिए तो नहीं पढ़ता है, इवेंचुअली सभी को एग्ज़ाम्स देने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप जेई ही दोगे, जेई के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, ठीक है। अब CUET भी अलग से इंट्रोड्यूस हो गया है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, तो वो भी एग्ज़ाम है, प्लस मेडिकल वाले नीट के एग्ज़ाम देते हैं, एंड हर साल लाख बच्चे हैं, करीबन 15 लाख बच्चे जेई के एग्ज़ाम्स देते हैं, 15 लाख बच्चे, 15 से 16-17 लाख बच्चे आपके नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो 30 से 35 लाख बच्चे तो कहीं नहीं गए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। अब CUET आ जाएगा तो आप यू कैन सी द बल्क ऑफ स्टूडेंट्स दैट विल गिव द CUET एग्जाम्स ऑल्सो। तो अभी आप देखिए दैट ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन निकाल के देखूँ तो क्या आप इस बुक को, क्या ये इज़ इट अ गुड बुक, इज़ इट गुड बुक, गुड इनफ फॉर फिजिक्स? Shall I tell that this is a good enough book for physics? To be frank, I'll answer no. So, is it good enough for boards, CBSE boards? My answer will remain the same, no. I'll explain you why. Because I have seen a lot of question papers of the recent years से 2012 में मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो 10-11 साल में कुछ नहीं बदला है, ठीक है। और जनरली बोर्ड्स का जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो थोड़ा टफर साइड में होता है फिज़िक्स का, और बच्चे लोगों के जो बहुत अच्छे बच्चे हैं तो उनके भी 80-85 मार्क्स में ही वो लटक जाते हैं। रीज़न बीइंग कि एनसीईआरटी की जो बेसिक एडिशनल एक्सरसाइज या फिर जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का वो बोर्ड्स में पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस, एटलीस्ट 30% क्वेश्चंस तो थोड़ा सा टफर लेवल पे चला जाता है, और उस लेवल के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में कवर्ड है नहीं, ठीक है। उस लेवल का करना है तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के बुक्स वगैरह देखने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स वगैरह और प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड्स के देखोगे तब देन यू विल नो किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली में आ रहे हैं, ठीक है। सो माय कंक्लूजन इज़ कि ये बोर्ड्स के लिए भी इनफ नहीं है और फिज़िक्स के लिए तो बिल्कुल ही इनफ नहीं है, बिकॉज फिज़िक्स लवर्स जो होते हैं, जिनको फिज़िक्स पसंद है,
आई डोंट थिंक सो कि उनको इस बुक से कुछ भी एनी इन्फॉर्मेशन दे वोंट बी गेटिंग. आई मे साउंड टू बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा सा लगे कि मतलब थोड़ा सा मैं मिसगाइड कर रहा हूँ, या फिर आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बड़े बड़े टीचर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी इज़ अ वेरी गुड बुक एंड यू शुड फॉलो. आई गेस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा कोई जादू की किताब नहीं है वो, जिसमें कि बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको सेल थ्रू करेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए. यू हैव बंच ऑफ डिफरेंट एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, वेदर इट बी बोर्ड्स, वेदर इट बी जेई, वेदर इट बी नीट. ठीक है, और रही बात थ्योरी की, सो उसके लिए सेपरेट हम लोग एक टॉपिक बताएंगे. देन हाउ टू प्रिपेयर इफ एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ. हम लोग शुरू करते हैं बोर्ड से. हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई बोर्ड्स. पहले सीबीएसई बोर्ड्स पे जाएंगे, फिर अलग अलग एग्जाम्स का देख लेंगे. ठीक है, एनसीईआरटी तो इनफ नहीं है जैसे कि मैंने बोल दिया. ठीक है, क्योंकि इसमें ना थ्योरी अच्छी है, ना क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ना सॉल्व एग्जाम्पल ज़्यादा हैं. आपको बेसिक कंसेप्ट्स आपके एनसीईआरटी पढ़ने के बाद तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे, उल्टा आप कंफ्यूज ज़रूर हो जाएंगे. ठीक है, कि ये चीज़ आई कहाँ से. और फॉर एग्जांपल मैं एक दो टॉपिक्स आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी में, लाइव एक वीडियो के थ्रू मैं दिखाऊंगा उस एनसीईआरटी में ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे दिया हुआ है, और वो इतना इडियोटिक है कि वो कुछ समझ में भी नहीं आएगा आपको. हवा में उड़ा दिया इसको, आउट ऑफ नोवेयर दे दिया उस पर्टिकुलर चीज़ को, डायग्राम बना करके. वो टर्म क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता, बस ऐसे दे दिया बस इसको. ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें भर के एनसीईआरटी में दी हुई हैं फिज़िक्स में, जो अगर आप देखने जाओगे तो आप अपना माथा फोड़ लोगे लिटरली. देन इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हो फॉर फिज़िक्स के लिए, स्पेसिफिकली फ़िज़िक्स के लिए, देन इट इज़ सफिशिएंट. देन अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, तब अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बोर्ड्स के लिए क्या अल्टरनेटिव है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.